of school online classes. Today's topic is evolution. This part 3. In part 1 and part 2 में हमने पढ़ा था origin of life और कई वैज्ञानिकों के द्वारा जो डिफरेंट थियरीज दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है ना, कि लाइफ जीवन का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इससे रिलेटेड जो कई थ्योरीज दी गई थी. तो वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था और इस चैप्टर ये पार्ट 3 है एवोल्यूशन का. तो ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो एक फर्स्ट वन इज़ अ थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, मतलब प्राकृतिक वर्ण. ठीक है, डार्विन मेड अ सी वेग राउंड द वर्ल्ड इन द सॉल्ट स्नेल शिप नेम्ड HMH बीगल. इसमें क्या था कि चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे. इन्होंने एक समुद्री जहाज़ था जिसका नाम बीगल या HMS बीगल था. तो उसमें इन्होंने समुद्री यात्रा की. तो उस यात्रा में इनका मेन जो था कि इन्हें ये इस चीज़ के बारे में खोज कर रहे थे कि पृथ्वी का विकास कहाँ, कैसा और कितना हुआ है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ों में समानताएं और कितनी क्या असमानताएं. इसके बेस पे जो इन्होंने अपने कुछ पॉइंट रखे थे और जो पॉइंट था वो किस में आया, आपका नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अंतर्गत आया. तो इसके अंतर्गत उन्होंने पॉइंट्स दिए थे आपके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं. पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 में मर्ज है. इसमें इन्होंने ये बोला कि जो पहला इन्होंने इसमें किया था कि जो प्राणी होते हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है. ठीक है, कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन्स को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं. फिर इसमें इन्होंने कहा कि और इस तरह से जो लाइफ थी वो लाइफ ऐसे बहुत ही वर्षों तक, कई मिलियंस ईयर्स तक ये बनी रहती, चलती रहती है. इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो आपकी नेक्स्ट पॉइंट था इनका कि कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, यानी कि जंतु जाति की स्थिर संख्या. जो भी जंतु होते हैं उनकी एक स्थिर संख्या रहती है. उनका कहना ये था कि जो हमारा जन्म दर और मृत्यु दर होती है वो क्या रहती है, इक्वल बैलेंस में रहती है. ठीक है ना, तो उससे क्या रहता है कि जो पृथ्वी होती है उसका जो बैलेंस होता है पृथ्वी का, इन दोनों की वजह से, जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से वो बैलेंस बना रहता है, डिसबैलेंस नहीं होता है. ठीक है ना, तो ये चीज़ थी. और इसके बाद उन्होंने फिर इन 2 पॉइंट्स के बेस पे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ इन्होंने फाइनली कंक्लूज़न दिया था जिसमें इन 2 पॉइंट के बेस पे इन्होंने पहला जो था इन्होंने दिया था कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जीवन के लिए संघर्ष, कि जो भी जीव होते हैं वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करते हैं. और प्रत्येक जो जीवन संघर्ष होता है वो क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है यानी भ्रूणावस्था होती है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है और आपका वो पूरी लाइफ चलता रहता है. और तब तक लाइफ में चलता है जब तक वो डेथ, वो जो एनिमल होता है वो मर नहीं जाता है या वो डेथ नहीं हो जाती है उसकी. ठीक है, और इसके बाद में अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, मीन्स अगर वो जीवित रह जाते हैं तो वो अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं. संतानोत्पत्ति करने के बाद में अपनी जो जनरेशन होती है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं. तो इनका ये पहला निष्कर्ष था, पहला कंक्लूजन था ऑन द बेसिस ऑफ 2 थियरीज. इसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने दिया था कि इसी में इन्होंने बताया था कि जो संघर्ष होते हैं ना, वो आपके जो संघर्ष होते हैं वो एक अंतर्जातीय होता है, मीन्स इंट्रा स्पेसिफिक होता है. ठीक है, इसके बाद इंटर स्पेसिफिक होता है यानी अंतर्जातीय होता है. और नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि आपका इन्वायरमेंट के बेस पे होता है. कि मतलब कहने का ये डार्विन का था कि जो जीव है अगर वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में खुद को रहने के लिए अपने को एडजस्ट कर रहा है तो वहाँ पे भी सर्वाइव करने के लिए उसे अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं उनसे स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो इसमें उन्होंने 2 तरह का स्ट्रगल बताया. एक बोला कि जो अपने ही समुदाय के होंगे उनसे करना पड़ेगा. दूसरा था कि वो बाहर वाले जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे, दूसरी जो पॉपुलेशन होगी उससे करना पड़ेगा. ठीक है ना. और तीसरा इन्होंने क्या बताया था कि इन्वायरमेंट से करना पड़ेगा. कि भाई अगर मान लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशंस को में वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक, इसके बाद में इन्होंने आपका दिया कि नेक्स्ट था आपका कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है ना, कि जो
बेस्ट होगा, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये नेचुरल थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन की। और इस पे इन्होंने जैसे जिराफ का एक उदाहरण लिया, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिराफ जो थे वो क्या थे, लंबी गर्दन वाले भी थे, नॉर्मल भी थे, ठीक है। ले तो क्या हुआ कि जो छोटी गर्दन वाले थे, जब नीचे की घास ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो ऊपर के जो पेड़ पौधे की घास थी उसको वो नहीं खा पाए, तो जिससे क्या हुआ, वो मर गए। लेकिन कुछ जिराफ ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, उन्होंने उससे जो पेड़ पौधे की ग्रासेस थी उसको उन्होंने अपने खाने में उपयोग किया, तो वो अपने को सर्वाइव कर गए, मतलब उन्होंने खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन हो गया कि उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट किया, ठीक है ना। तो ये इनका मेन बेस था, कॉन्सेप्ट था चार्ल्स डार्विन का इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये आपका इसमें ये पॉइंट्स हैं कि जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट अब आपका आता है लैमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। फिर लैमार्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो आपका चार्ल्स डार्विन थे उसी के बेस पे आगे उन्होंने जो आपका कॉन्सेप्ट दिया वो था, जो बुक उन्होंने लिखी वो फिलॉसफी जूलॉजिक नाम की बुक थी, जो लैमार्क ने लिखी थी, और डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डार्विन की लिखी हुई जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, और लैमार्क की लिखी हुई फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक है। तो लैमार्क के अकॉर्डिंग इसमें ये था कि इन्होंने यूज़ एंड डिसयूज ऑर्गन का कॉन्सेप्ट दिया था, कि अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर जो भी, इन्होंने भी जिराफ का एग्जांपल लिया था, इसमें देखिए मैं दिखाती हूँ कि इसमें इन्होंने कहा कि जो भी जिराफ थे, इन्होंने क्या किया कि जब नीचे की घासें ख़त्म हो गई, ठीक है ना, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी आगे वाली जो टांगे थी उनको धीरे धीरे ऊपर उचका के क्या किया, उन्होंने जो आसपास के पेड़ थे वहाँ पे जो ग्रासेस लगी थी उनको खाया। तो इस तरह से करते करते क्या हुआ कि उन्होंने अपने आगे वाली टांगों का ज़्यादा यूज किया कंपेयर टू द बैक साइड की जो लेग थे। उससे क्या हुआ कि इनकी जो आगे आने वाली जनरेशन थी वो इसी तरह से पैदा होने लगी कि वो उसके मतलब फिर उनके जो आगे के पैर थे वो बड़े होने लगे। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि उन्होंने इसका जिन अंगों का ज़्यादा प्रयोग किया, ठीक है ना, तो वो जेनेटिक में भी उन्होंने उस चीज़ को वो पॉइंट दिखाई देने लगे, मतलब वो जो वेरिएशन था वो जेनेटिक वेरिएशन हो गया जाके, यानी अनुवांशिकी में भी वो इफ़ेक्ट कर गया जाके पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में क्या कहा कि जो जिराफ थे उनकी गर्दन भी लंबी होने लगी और पैर भी बड़े होने लगे। तो ये लैमार्क था का आपका कॉन्सेप्ट था कि लैमार्क ने यूज़ एंड डिसयूज का दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग की, जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो बने रह जाएंगे, जिनका प्रयोग नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना है कि जो स्नैक होते हैं, सांप होते हैं, उनके पहले टाइम पे बहुत मतलब पैर थे, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने स्क्रीपिंग यानी रेंग कर चलना स्टार्ट किया, तो जो उनके पैर थे वो विलुप्त हो गए पूरी तरह से, उन्होंने उसका यूज नहीं किया। तो अब आज की डेट में जितने भी वो जनरेशन आ रही है उसमें क्या है कि वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ओके, तो ये एक इसका मेन लैमार्क का ये कॉन्सेप्ट हुआ जाके आपका। और नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स है, इसमें क्या बताया गया कि इसमें एवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट बताया गया कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, तो उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इसमें कहा गया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या था कि जैसे हम फिश की बात करते हैं तो उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जिनमें स्टार्टिंग में गिल्स प्रेजेंट थे, फिर बाद में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये नोटोकॉर्ड और गिल्स आगे डेवलप होने पर ख़त्म हो गई जाके, वो प्रेजेंट एम्ब्रियो में नहीं रही। तो ये इन्होंने आपका ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। इसके बाद में आपके वॉन बियर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो ऑर्गन्स है, गिल्स है, नोटोकॉर्ड है, ये आगे जाके ख़त्म हो जाती है, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ द मतलब जो भी आपका नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें ये था कि वो चीज़ें जो थी ना वो मतलब एडल्ट स्टेज में भी होनी चाहिए, है ना, एनिमल्स में प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी उसमें नहीं था।
नेक्स्ट अब आपका आता है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द कंपैरेटिवली, जो आपका डिफरेंसेस है उसके बेस पे कि ये क्या होता है। तो इसमें ओके, इसमें अब आपका आता है इसमें समजात अंग और समरूप अंग में क्या डिफरेंस है और क्या उनमें समरूपता है, इसके बारे में इस चीज़ को दिखाया गया, डिस्कस करेंगे इसे में हम। तो होमोलॉजी मीन्स समजात अंग या क्या होते हैं। तो समजात अंग होते हैं कि आपका होमोलॉजी इज द रिलेशनशिप एमंग ऑर्गन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो सिमिलरिटी इन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट पैटर्न डिफरेंट फंक्शन। कि इसमें क्या रहता है कि कुछ अंग जो होते हैं मूल रचना एवं उद्भव में तो समान होते हैं, उनका ओरिजिन सेम होता है, लेकिन उनका जो काम होता है, ठीक है, वो एक कोई पर्टिकुलर निश्चित नहीं होता, वो अपना अलग अलग होता है। ठीक है, कि उन क्लियर हुआ कि जो मेन आपके उन जो अंग होंगे वो भी समान होंगे, उनकी संरचना भी समान होगी, समान होने के बाद में, ठीक है, लेकिन क्या रहता है कि आपका उनका काम अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग की जो लिम्स, फोर लिम्स होते हैं, यानी आगे वाले जो पैर होते हैं, वो क्या करते हैं आपके कि अगर वो वाटर में रहता है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में जो कंडीशन होती है वो टेडपोल होती है, यानी उसका जो स्टार्टिंग स्टेज आपकी फ्रॉग की टेडपोल होती है जो कि वाटर में ही होती है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करता है, तैरने का काम करता है, उसके जो फोर लिम्स होती हैं वो तैरने के काम करते हैं। लेकिन अगर हम यही आपकी जो फिशेस होती हैं उनका अगर हम करें, तो उनमें क्या रहते हैं, फिन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो अलग अलग हुआ जाके, पर वर्क एक हुआ जाके। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ जाके, समजात संरचना है कि जिनका स्ट्रक्चर सेम है बट जो वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो समजात अंग कहलाती है या होमोलॉजी कहलाती है। ओके, यही देखिए डायग्राम में भी आपको दिखाया जा रहा है कि अलग अलग इसमें बने हुए हैं कि फिन्स जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर एक है, काम एक है, लेकिन क्या है कि वो जो वर्क रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, अब जैसे एनोलॉजी या आप समरूपी अंग कहते हैं, इसमें क्या रहता है कि समान कार्य, मतलब जो कार्य होंगे वो तो समान होंगे, लेकिन उनकी संरचना अलग होगी। मतलब ये होमोलॉजी के जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें समान काम जो होगा, काम एक ही जैसा होगा, लेकिन उनकी जो ओरिजिन होगा, जहाँ से वो उनका डेवलपमेंट होगा, वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। अब जैसे कि पंख होते हैं, ठीक है ना, पंख की अगर हम बात करें तो वो पंख कीटों में भी पाए जाते हैं, पक्षियों में भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या है उनका बैट में भी, चमगादड़ में भी होता है। तो इनका मेन क्या है कि सबका जो वर्क क्या है, उड़ना है, लेकिन उनकी अगर हम बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में जो ये फिन्स वगैरह रहते हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहता है। बैट का के जो पंख होते हैं वो दूसरी तरह के होंगे, इंसेक्ट का उनका साइज अलग होता है, लेकिन वर्क एक ही है, क्या है, उड़ने का काम करना है। ठीक है ना, तो ये किस में आएंगे, एनालॉजी या समरूप में अंग में आएंगे। ये देखिए इसमें जैसे कि ऑक्टोपस की आई से एग्जांपल में हम बात करते हैं, ऑक्टोपस की ह्यूमन आई, इन दोनों का क्या है कि काम तो देखना ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, इनका स्ट्रक्चर से अलग है। उसमें देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, इसमें किस तरह से सेम ये आपका बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं ये भी आपके फ्लाई करने के काम आते हैं। आपका ये बर्ड है, इसके भी आपके आते हैं। तो ये दोनों एक तरह से क्या एनालॉगस आपके हुए जाके, लेकिन इनमें जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स अलग है। अब आपका ये पोटैटो और स्वीट पोटैटो में एग्जांपल दिया है कि इनको क्या सॉइल में ही रोप किया जाता है, लेकिन अलग अलग उनका है दोनों का, वो स्वीट पोटैटो वो पोटैटो में रहता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या अनुकूलनी विकिरण। ये क्या रहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थ डिवीज़न, ठीक है ना, अर्थ क्लाइमेटिक डिवीजन्स जो हमारा रहता है, इक्वेटर रहता है, वहाँ पे आपने जैसे पढ़ा होगा कि आपका साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो आपकी जो सन रेस रहती हैं 6 मंथ में उनका सीधी पड़ती हैं, फिर उसमें आपका 6 मंथ में उनका क्या रहता है, वो तिरछी हो जाती हैं। तो जब हमारे यहाँ पे विंटर सीजन हो जाता है, वहाँ पे समर हो जाता है ना नॉर्थ साउथ पोल में। ये आपने ज्योग्राफी वगैरह में एक इसमें चीज़ें आती हैं, तो उसमें इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा क्लासेस में। तो ये इसमें क्या रहता है कि वो वही चीज़ है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब हुआ जाके कि आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एनिमल्स में चेंजेस होते हैं,
ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या अनुकूलनीय विकिरण की जो भौगोलिक स्थिति के बेस, जैसे अब मानिए अगर हम एग्जांपल अपनी बात करते हैं, अगर यहाँ नॉर्मल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ की जो, अगर हम काऊ की बात करते हैं तो अपने इधर का जो एरिया है, यहाँ की जो काऊ जो मिलती हैं उनका अलग रहता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी जो मिल्क कैपेसिटी होती है अलग होती है। लेकिन अगर आप यही राजस्थान देख लें, पंजाब की साइड देख लें, उस साइड का देख लें, या आप जम्मू कश्मीर की तरफ का देख लें, तो वहाँ का क्या रहता है, उस साइड का जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उनकी मिल्क कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो एक तरह से क्या, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इन इंडिया हुआ जाके। अगर ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन ये क्या रहता है, ये एक तरह से पूरा वर्ल्ड का रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन से कंपेयर किया गया है इसको, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, कि अगर हमारे इंडियन प्लेसेंटा जो मेमल्स हैं वो आपके नॉर्मल इस तरह से दिए गए हैं, लेकिन वो आपका वही चीज़ सेम वोल्फ अगर हुआ जाके तो वो प्लेसेंटल मैमल्स ऐसे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन में उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ये जो वेरिएशन है ये क्या कहलाता है, आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या अनुकूलनीय विकिरण। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स डार्विन्स, लैमार्क, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस, होमोलॉगस, ये सारा कॉन्सेप्ट जो टॉपिक थे हमने इसको इसमें आज क्लियर किया। तो आई थिंक इसे आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके व्हाट्सएप नोट्स वगैरह हैं, व्हाट्सएप में आपका जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया गया है। तो आप उसकी हेल्प से और इस वीडियो की हेल्प से इसे समझिए बेटा, और इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करिए।